अस्सलामुअलैकुम। हम आज स्टार्ट करते हैं अपना छठा लेक्चर, और जिसमें हमने कल क्लासेस और आईडी का डिफरेंस देखा था। आज हम उसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से हम उसको इम्प्लीमेंट करके भी देख लेते हैं, और उसके आगे फिर हम बकिया जो टैग हैं HTML के उसको हम प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले तो क्लासेस और आईडी का डिफरेंस कल हमने डिस्कस भी किया, पूछा भी, और इसकी जो एक डेफिनेशन है वो मैं आपको बताता चलूँ कि क्लास जो है वो आप मल्टीपल टाइम्स भी यूज़ कर सकते हैं किसी एक एलिमेंट के अंदर, जबकि जो आईडी है वो आप मल्टीपल टाइम जो वो यूज़ नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसका कोड मैं अगर रन करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने, तो इसका मतलब ये है कि इस क्लास को मैं इस एक क्लास के अंदर भी मुख्तलिफ टाइम भी यूज़ कर सकता हूँ, जबकि इधर ऐसा नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इधर दो क्लासेस को क्रिएट करता हूँ एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं CSS की वो मैं एक क्लास में रख लेता हूँ, और कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मैं दूसरी क्लास में रख लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक क्लास को city1 का नाम देता हूँ, एक को मैं city2 का नाम देता हूँ, और कुछ प्रॉपर्टीज़ जैसा कि पहले तो सब में इम्प्लीमेंट थी, कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं city1 में रख देता हूँ, कुछ प्रॉपर्टीज़ city2 में। तो क्लास का होना तो ये चाहिए कि अगर मैं इधर city1 लिखूँ और इसके आगे city2 लिखूँ तो इसको इम्प्लीमेंट जो है वो होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको रन करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि एक ही एलिमेंट के अंदर दो दफ़ा दो क्लासेस मैंने बारी बारी इम्प्लीमेंट जो है वो मैंने कर दी हैं। तो यही कंसेप्ट हमारा जो है वो बूटस्ट्रैप के अंदर भी यूज़ होगा कि एक ही एलिमेंट के अंदर, एक ही टैग के अंदर हम मुख्तलिफ़ क्लासेस को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब आ गया आईडी का डिफरेंस। कल हमने यही देखा था, यही पढ़ा था कि आईडी को हम जिस तरह मैंने अब ये दो क्लासेस थे उनको एक ही एलिमेंट के अंदर दो दफ़ा यूज़ कर लिया, जबकि मैं इधर अगर सेम टू सेम इधर अगर इसको आईडी बनाता हूँ, आईडी बनाने के लिए मुझे सिर्फ हैश लगाना है उसके साथ, और इधर क्लास की जगह सिर्फ मैंने आईडी लिखा है, तो ये इम्प्लीमेंट जो है वो नहीं होगा। आप ये देख सकते हैं कि ये एक ही एलिमेंट के अंदर मैं सिर्फ एक ही दफ़ा आईडी को इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, दो दफ़ा मैं इसको इम्प्लीमेंट जो है वो नहीं कर सकता। या मैं इसका बैकग्राउंड कलर और कलर चेंज कर सकता हूँ, या फिर मैं इसका दूसरी क्लास के अंदर फॉर एग्जांपल अब city2 करूँगा तो उसका जो बॉर्डर, मार्जिन और पैडिंग है वो चेंज हो जाएगी, मगर उसका जो कलर और city1 वाली क्लास है उसको मैं इकट्ठा इम्प्लीमेंट एक ही टैग के अंदर नहीं कर सकता। तो ये हमने कल इसकी थ्योरेटिकल एग्जांपल हमने देखी थी, अभी मैंने आपको प्रैक्टिकल भी इसका करके दिखा दी है। ये छोटी सी एग्जांपल मैं आपको एक और इसकी बताता चलूँ कि फॉर एग्जांपल ये डॉट वाली आपने ये सीधा सीधा समझ जाना कि ये क्लास है, और हैश वाली जो है वो होती है आईडी। अब देखें कि दो क्लासेस मैंने बनाई हैं city1 और city2 के नाम से, वही मैंने दो आईडी भी बना ली city1 और city2 के नाम से। अगर मैं इधर एक ही डिव के अंदर city1 और city2 ये तो इकट्ठी दोनों इम्प्लीमेंट हो जाएंगी, मगर जो आईडी है वो दोनों इकट्ठे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते। यही मेन डिफरेंस है क्लास और आईडी के अंदर। फॉर एग्जांपल इसको मैं रन करता हूँ, अगर मैं इसको city2 लिखूँ तो city1 वाली फंक्शनैलिटी नहीं होगी, city2 वाली फंक्शनैलिटी हो जाएगी। ये नीचे आप देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने आगे अगले टॉपिक की तरफ, जो है आई फ्रेम। तो इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं आपको एक इम्प्लीमेंट भी करके दूंगा। आपने अक्सर देखा होगा मुख्तलिफ वेबसाइट्स के अंदर कि उधर आपको यूट्यूब की वीडियोस मिलेंगी। होना तो ये चाहिए कि मैं उस वीडियो को ओपन करूं तो वो यूट्यूब के ऊपर रीडायरेक्ट होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता। वेबसाइट तो वही रहती है, मगर आपकी वीडियो जो यूट्यूब वाली है वो चलने लग पड़ती है। तो इसका क्या एग्जाम्पल है? फॉर एग्जाम्पल कोई भी वीडियो मैं ओपन करता हूँ यूट्यूब का, उसका बिल्ट इन कोड जो है वो मुझे मिल सकता है। फॉर एग्जांपल कोई भी मैं वीडियो जो है वो यूट्यूब की ओपन करता हूँ, तो उस वीडियो को जैसे मैं रन करूँगा, फॉर एग्जांपल कोई भी वीडियो आप देख सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो जो है ये मैं अपनी वेबसाइट के अंदर लगाऊँ, तो जैसे ही आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो ये कॉपी एम्बेड कोड का ऑप्शन आएगा।
ये कोड जो है वो कॉपी हो चुका है। अब मैं सिंपल एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ नोटपैड को यूज़ करते हुए। ये मेरे पास नोटपैड है। तो इसको मैं वीडियो के नाम से मैं सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर। तो ये अब इस कोड का मतलब क्या है, इसको सबसे पहले तो मैं इसको जो है वो रन करके देखता हूँ कि ये कैसे चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर मैंने अब ये देखें, अब जैसे मैंने ये वीडियो को ओपन करना है तो होना तो ये चाहिए कि ये वीडियो जो है वो यूट्यूब के ऊपर रीडायरेक्ट हो, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो आपकी ही वेबसाइट के अंदर वो वीडियो जो वो है चलने लग पड़ती है। अगर ये फंक्शनैलिटी आपने इम्प्लीमेंट करनी हो तो वो आई फ्रेम के टैग से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ईजीली। तो अब हम इसकी मज़ीद एग्जांपल्स भी देखेंगे। जिस तरह के ये वाली एग्जांपल है कि एक बॉक्स के अंदर आप किसी भी प्रॉपर्टी को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, या कोई दूसरी वेबसाइट एक ख़ास किस्म के बॉक्स के अंदर आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आई फ्रेम का टैग आपने इस्तेमाल करना है। उसके अंदर दो एट्रीब्यूट हैं इसके, एक SRC है और एक टाइटल है। SRC का मतलब ये है कि जिधर आप रीडायरेक्ट होना चाहते हैं ये वो लिंक आपने इधर ऐड करना है, और टाइटल का मतलब है कि वो क्या डिस्प्ले करवाए। ठीक है, अगर आप बटन के ऊपर लगाना चाहते हैं आई फ्रेम तो बटन के ऊपर भी आप लगा सकते हैं, और बाकी सारी चीज़ों के ऊपर भी आप इसको सेट कर सकते हैं। अब हम इसके जो कोड अभी हमने लिखा है उसके ऊपर थोड़ा सा हम इसको देखते हैं। सबसे पहले तो आई फ्रेम का टैग इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद विड्थ और हाइट का एट्रीब्यूट। विड्थ और हाइट का इसमें क्या रोल है कि आप जो वीडियो है उसकी विड्थ और हाइट अपने मुताबिक जो वो आप सेट कर सकते हैं कि छोटी वीडियो रखनी है, बड़ी वीडियो रखनी है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसको सेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इनकी विड्थ और हाइट मैंने चेंज की है। अब मैं दोबारा अपनी वीडियो की तरफ जाता हूं तो आप देखेंगे कि इसकी विड्थ और हाइट जो है वो चेंज हो चुकी है। अपनी मर्ज़ी के साथ इसका आप अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं। मैंने इसको लेफ़्ट पे रखना है, राइट पे रखना है या सेंटर पे रखना है, अपनी मर्ज़ी से के मुताबिक आप इसको भी कर सकते हैं। तो उसके मुताबिक मैं ये इसको देख रहे थे हम। सब SRC का मैंने आपको बता दिया, टाइटल का मैंने आपको बता दिया कि यूट्यूब का वीडियो प्लेयर है, और उसके अलावा ये सारी एट्रीब्यूट आप अलो भी कर सकते हैं यूट्यूब की कि ये सारी पिक्चर्स इन पिक्चर, ये जो आप देख रहे हैं चीज़ें, फॉर एग्जांपल ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये आइकन नज़र आ रहा है, ये सारी वीडियोस की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो नज़र आ रही हैं। फिर उसके बाद ये इसके जितने भी बटन वगैरह ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब ये नीचे मोर वीडियोज़ का भी ऑप्शन आ गया। तो ये सारी चीज़ें आप इधर से डायरेक्ट कॉपी करके अपने कोड के अंदर, अपनी वेबसाइट के अंदर जो है ना वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसको। अब हम चलते हैं इसकी मज़ीद एग्जांपल्स की तरफ। तो सबसे पहले तो इसकी एग्जांपल ये है कि आप अपनी मर्ज़ी की विड्थ और, हाँ, इसमें आप रिलेटिव और एब्सोल्यूट URL का कंसेप्ट भी है। आप ऑफलाइन लिंक दे के भी आई फ्रेम का टैग आप यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप ऑनलाइन ही मतलब कि इसका वो सोर्स दें, आप ऑफलाइन भी, आप ऑफलाइन ये पेज के अंदर ये सारा बॉक्स के अंदर ये जो आप बैकग्राउंड कलर देख रहे हैं, जो टेक्स्ट देख रहे हैं, ये इस फाइल के अंदर मौजूद है। तो इसका मतलब है कि ये आई फ्रेम के अंदर इसको हम डायरेक्ट जो है इस बॉक्स के अंदर ही चला सकते हैं, ये बाहर नहीं चलेगा, उस बॉक्स के अंदर ही इसने रन होना है। अब हम अगली एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो इसमें जैसा कि आप सेम वही एग्जांपल है, बस इसकी हाइट और विड्थ की प्रॉपर्टी जो है वो ऐड हो गई है। तो इसकी और हाइट और विड्थ आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। अब ये देख सकते हैं कि इसकी हाइट भी बढ़ गई और इसकी विड्थ भी आप जो है वो बढ़ा के चेक कर सकते हैं। तो ये सारे इस बॉक्स के अंदर जो भी आप चलाना चाहें उधर आप SRC में उसका लिंक दें तो वो चीज़ जो है वो आपकी रन हो जाएगी। तो उसके बाद ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब ये चीज़ है टारगेट फॉर अ लिंक, जो जिस मकसद के लिए आई फ्रेम का टैग बना है वो दरअसल ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये तो मैंने ऑफलाइन फ़ाइल चलाई हुई है इसके अंदर, जिसके अंदर मुझे ये बैकग्राउंड कलर और ये हेडिंग जो है वो शो हो रही है। तो उसके बाद मैंने इसको एक नीचे लिंक लगाया। जैसे मैं इस लिंक को क्लिक करूँगा तो वो वेबसाइट जो है वो सारे बॉक्स के अंदर से जाके, ये जो बॉक्स फिटेड है विड्थ और हाइट के मुताबिक, वो वेबसाइट जो है वो इसके अंदर ओपन होनी चाहिए। और ये आप देख सकते हैं कि ये W3 स्कूल का मैंने इधर A के टैग से लिंक लगाया हुआ है
और टारगेट क्या ये आईडी मैंने इस्तेमाल किया है, ये जो एट्रीब्यूट है ये आईडी के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। अब इसका नेम है आई फ्रेम ए, तो इसका नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि वही नेम आप रखें। यह सिर्फ एक एड्रेस के तौर पे इस्तेमाल होता है कि जो आई फ्रेम के जो चीज़ चलनी है उसका सोर्स किधर पड़ा हुआ है, तो वो आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो इसको भी चला सकते हैं। अब ये देख सकते हैं सिर्फ एक एड्रेस के तौर पे ये यूज़ होता है। टारगेट का मतलब है कि किधर जाके इसने रन होना है, तो इस आई फ्रेम के अंदर मैं रन करवाना चाहता हूँ, तो इधर इसका मैंने एड्रेस देना, तो ये ईज़िली जो है वो आप रन करवा सकते हैं। तो इसके अंदर मज़ीद आप जो है वो इसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आई फ्रेम के टैग को डायरेक्ट भी आप लिंक लगा सकते हैं, डायरेक्ट आपने लिंक नहीं लगाना तो आप बटन के पीछे भी, लिंक के पीछे भी वो सारे लिंक्स जो है वो लगा सकते हैं ईजीली। तो अब हम चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जो है जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट ही एक कह लें कि मैंने जो पहले लेक्चर में डिस्कशन की थी कि HTML से तो ठीक है आपने लेआउट बना लिया, स्ट्रक्चर बना लिया और CSS से आपने स्टाइलिंग भी कर ली, सारा कुछ। अब उसकी वैलिडेशन और उसका पेज को डायनामिक बनाने के लिए, उसकी इंट्रैक्शन मज़ीद बढ़ाने के लिए, वो इंटरेक्टिव पेज हो कि आपको कोई चीज़ जो है वो डिस्प्ले करवाए, या एक प्रोग्रामिंग अगर आप रन करवाना चाहते हैं, कोई छोटे मोटे प्रोग्राम चलाना चाहते हैं, जैसा कि आपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के कोर्स में सारी चीज़ें पढ़ी थी C++ की, अब वो सारी की सारी चीज़ें आप जावास्क्रिप्ट के अंदर भी आप इम्प्लीमेंट वेब के अंदर कर सकते हैं। C++ जो है वो वेब को सपोर्ट नहीं करती, जावास्क्रिप्ट जो है वो वेब को सपोर्ट करती है, इसलिए वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। तो जो चीज़ें हमने C++ में पढ़ी थी वो हम वेब के अंदर अगर हमने इम्प्लीमेंट करनी हो तो हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके वो सारी की सारी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको एग्ज़ाम्पल को मैं देखता हूँ, इसको मैं ट्राई करता हूँ, आपको मैं थोड़ी सी चीज़ें समझा देता हूँ। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि एक बटन का चलें हम टैग हम इस्तेमाल करेंगे, नीचे इसकी चीज़ें आएंगी। बटन लगाने के लिए आपने बटन का टैग इस्तेमाल करना है, सिंपल बटन आप लिखेंगे तो वो बटन जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ये उसकी डिफ़ॉल्ट CSS है, इसको आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं CSS के ज़रिए। अब उसकी टाइप बटन आप रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली बटन बन जाएगा। ये टाइप आप चेंज करेंगे तो वो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल MCQs के लिए वो टिक का अगर आपको चाहिए तो इधर टाइप आप टिक वाली रखेंगे तो वो टिक जो है वो बन जाएगा। अब ये ऑन क्लिक का एट्रीब्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस लिए यूज़ होता है कि जैसे ही इस बटन के ऊपर कोई क्लिक करे तो कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म हो, क्या एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, वो हम डिफ़ाइन करते हैं। पहले लेक्चर में इसी चीज़ पे जोर दिया था कि अगर आपने किसी एक टैग के पीछे एक फंक्शन बनाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक फंक्शन बनाता हूँ कि ये सारा डेटा जो फॉर्म के ज़रिए मैंने यूज़र से लिया है, ये सारा डेटा डेटाबेस में स्टोर होना चाहिए, ये सारे का सारा एक फंक्शन है। तो इस फंक्शन को चलाने के लिए मुझे जो है वो जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल जो है वो करना पड़ेगा, ठीक है, तभी ही ये फंक्शन जो है वो रन होगा। सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि कहाँ पे मैं इसको फंक्शन को जो है एग्जीक्यूट करवाना चाह रहा हूँ। इसमें आईडी का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि ये यूनिक एलिमेंट है। ये एड्रेस जाहिर सी बात है, हर बंदे का अपना अपना एड्रेस होता है, वो तो चेंज नहीं हो सकता। अब फॉर एग्जांपल मैंने मोहल्ले में किसी एक बंदे के पास जाना है तो मैं उसके घर के एड्रेस पे जाऊँगा, मोहल्ले पे आके तो मुझे पता नहीं चलेगा ये बंदा किधर है, तो इसलिए मैं इसमें आईडी यूज़ करूँगा। ऑन क्लिक का मतलब है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, वो सारे एलिमेंट को आईडी के ज़रिए गेट करेगा और आईडी का नाम क्या है, डेमो। फॉर एग्जांपल इधर कुछ भी आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं HTML उसका एड्रेस रख देता हूँ, इधर मैं उसका HTML एड्रेस रखता हूँ। इनर HTML का मतलब है कि जो HTML है, जो पैराग्राफ इधर लिखा हुआ है, उस पैराग्राफ को चेंज कर दे। फॉर एग्जांपल मैं इधर इसको लिखता हूँ हेलो, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं कि ये नीचे मैंने हेलो लिखा हुआ है। अब मैं रन टाइम पे इस पैराग्राफ को चेंज करना चाहता हूँ, तो जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो इस पैराग्राफ की जगह जो एग्जैक्ट डेट एंड टाइम है, जो अभी डेट एंड टाइम है, वो आ जाना चाहिए। आप ये देख सकते हैं कि हेलो की जगह ये जो एक फंक्शन मैंने चलाया है, ये बिल्ट इन फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, और ये आप बिल्ट इन फंक्शन को, बिल्ट इन फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसका कोड पहले से ही बना होता है। वैसे तो आप जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन भी आप क्रिएट कर सकते हैं, मतलब कि अपनी मर्ज़ी की फंक्शनैलिटी, जैसा कि हम नीचे भी देखेंगे। इस जावास्क्रिप्ट के अंदर एक और एग्जांपल भी हम देखेंगे जिसके अंदर हम यूज़र डिफाइंड का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। इसमें हमने बिल्ट इन फंक्शन किया। ये फंक्शन क्या करेगा, जो एग्जैक्ट डेट एंड टाइम जो अभी चल रही है उसको वेब ब्राउज़र पे जो है वो शो करवा देगा। तो
अब उसके अंदर ये सारा एड्रेस मैंने दे दिया। जैसे ही मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, अब ये देख सकते हैं कि सेकंड भी बदल रहे हैं साथ साथ। तो ये मैं इजीली जो है वो पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम जो है वो डिस्प्ले करवा सकता हूँ। अब मैं नीचे चलता हूँ, स्क्रिप्ट टैग के ऊपर जितना भी जावास्क्रिप्ट का कोड है वो आप स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखेंगे, ठीक है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट को जो है ना वो डिफाइन करने के लिए स्क्रिप्ट का टैग यूज़ होता है, जिसको हम जो है वो जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करने के लिए यूज़ करते हैं। और अब हम इसकी एग्जांपल को भी चेक कर लेते हैं जी। अब आप ये देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इस स्क्रिप्ट को चलाता हूँ डेमो के ऊपर, तो ये उस स्क्रिप्ट को जो है वो चेंज कर देता है। फॉर एग्जांपल ये ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है, अगर इधर मैं कुछ चेंज करूँ, ठीक है, वो तो बटन के पीछे अगर आपने लगाना चाहे तो। अब ये मैंने डेमो की किधर में आए, अगर ये जिधर पैराग्राफ लिखा हुआ है इधर डायरेक्ट ही वो कोड ये एग्जीक्यूट हो रहा है। मतलब कि आप जितने भी टैग हैं, जितने भी टैग हमने HTML के पढ़े हैं, उनको रन टाइम चेंज हम कर सकते हैं किसकी मदद से, जावास्क्रिप्ट की मदद से। ये आप ये देख सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट कैन चेंज कंटेंट को चेंज कर सकता है, स्टाइल्स को भी चेंज कर सकता है। फॉर एग्जांपल ये बहुत मज़े की एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल जैसे ही मैं इस बटन को क्लिक करूंगा तो ये इधर आपको जो है वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो है वो मैं बताता हूँ कि बिल्ट इन फंक्शन का तो इस्तेमाल हमने कर लिया। अब C++ में भी हम फंक्शन बनाते थे, जावास्क्रिप्ट में भी सेम उसी तरह ही हमने फंक्शन बनाना, मगर जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनाने के लिए सिर्फ हमें फंक्शन का जो है वो कीवर्ड लगाना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ आपने फंक्शन का कीवर्ड लिखना है इधर, और आगे अपनी मर्जी का कोई भी फंक्शन, ठीक है, आप अपनी मर्जी का कोई भी नाम आप देख सकते हैं फंक्शन को, क्योंकि ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, ज़रूरी नहीं बिल्ट इन फंक्शन होता तो उसका नाम हम चेंज नहीं कर सकते, मगर यूज़र डिफाइंड का नाम हम चेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो P का टैग अब यूज़ हो रहा है, इसका जैसे ही मैं इस बटन को क्लिक करूँगा तो इसका साइज़ जो है वो 20 पिक्सल्स 25 पिक्सल्स हो जाएगा, इसका जो कलर है वो रेड हो जाएगा, और इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो येलो हो जाएगा जैसे ही मैं इस बटन को क्लिक करूँगा। इधर मैंने उसकी ID के ज़रिए उसकी ID गेट करनी है, और जैसे ही मैं इस ऑन क्लिक का मतलब है कि जैसे ही क्लिक हो बटन के ऊपर तो ये क्लिक मी इसका नाम है बटन का, जैसे ही क्लिक हो तो वो अदील का फंक्शन जो है वो रन होना चाहिए। और जो भी जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है या जावास्क्रिप्ट का जो भी कोड है वो हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसको रन करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि इसका फॉन्ट साइज़ भी चेंज हो गया, इसका कलर भी चेंज हो गया, और इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो चुका है। तो इस तरह आप रन टाइम के अंदर बगैर कोड को देखे हुए, बगैर कोड को चेंज किए, आप डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट के ज़रिए आप कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। तो ये था जावास्क्रिप्ट का जो भी अब ये जिस तरह अब एट्रीब्यूट चेंज करने हैं तो वो एट्रीब्यूट भी आप चेंज कर सकते हैं, कंटेंट भी, स्टाइल भी, सारा कुछ जो है वो उसका चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये एक पिक्चर है ये एक मैंने लॉजिक लगाई है, इफ़ एल्स की कंडीशन लगाई है। आप ये देख सकते हैं कि C++ अब ये सब ने इम्प्लीमेंट भी करनी है, ये टास्क भी आपको मैं दूंगा। तो जैसा कि हमने ये C++ में इफ़ एल्स की कंडीशन पढ़ी थी कि अगर इफ़ ये कंडीशन ट्रू है तो नीचे वाली कंडीशन जो है वो चल जाए। ये दरअसल GIF की एक्सटेंशन के साथ एक पिक्चर है। तो जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये पिक्चर चेंज हो जाती है, जैसे ही मैं लाइट ऑफ के बटन पे क्लिक करता हूँ ये दरअसल पिक्चर चेंज हो रही है। अब इसके कोड की तरफ आते हैं। इसके कोड के अंदर क्या है, सबसे पहले तो एक स्क्रिप्ट बना हुआ है, एक स्क्रिप्ट का टैग है जिसके अंदर मैंने वो सारा जावास्क्रिप्ट का लॉजिक बनाई हुई है। फॉर एग्जांपल एक फ़ंक्शन बनाने के लिए मैंने फ़ंक्शन का कीवर्ड इस्तेमाल किया, उसके आगे मैंने फ़ंक्शन का नाम रख दिया, कोई भी नाम आप रख सकते हैं, और ये उसकी जो है वो वैल्यू मैंने रखी है SW। अब ये एक बात, C++ के अंदर कोई भी वेरिएबल हम डिक्लेयर करते थे तो उसका हम लिखते थे उस डेटा टाइप उसकी डिक्लेयर करते थे, मगर आपको जावास्क्रिप्ट में कोई भी किसी भी किस्म की डेटा टाइप डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ वार का कीवर्ड यूज़ करना है तो वो खुद ही चूज़ कर लेगा कि इसकी डेटा टाइप जो है वो क्या होनी चाहिए, खुद ही ऑटोमेटिकली वो इसको एनालाइज करके चूज़ कर लेगा।
एक मैंने वेरिएबल बना लिया। वेरिएबल बनाने के लिए वार का कीवर्ड लगता है, तो कोई भी आप नाम आगे लिखेंगे तो वो उसका जो है वो ओपन हो जाएगा। तो आगे मैंने एक कंडीशन लगाई कि SW भी एक वेरिएबल है। SW की अगर वैल्यू 0 है तो वो कौन सी पिक्चर जो है वो चले, बल्ब ऑफ वाली पिक्चर जो अभी ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो रही है। अगर उसकी वैल्यू 0 के अलावा कोई भी वैल्यू है उसकी, तो वो पिक्चर कौन सी उसकी चलनी चाहिए, बल्ब ऑन वाली पिक्चर। जो आप ये देख सकते हैं कि ये येलो वाली जो पिक्चर है ना, ये बल्ब ऑन वाली पिक्चर है, और लाइट ऑफ वाली जो पिक्चर है ये बल्ब ऑफ वाली पिक्चर है। तो उसके नीचे मैं कंडीशन लगाने के बाद मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID माई इमेज डॉट SRC। ठीक है, अब ये SRC का इसमें क्या मकसद है, और ये आगे पिक का वेरिएबल क्या है, इसको हम ये नीचे इमेज के टैग में हम देखते हैं। सबसे पहले तो मैंने इसकी ID बनाई कि क्योंकि ID के बगैर उसका आपस में कनेक्शन इस्टेब्लिश जो है वो नहीं हो सकता। अब जैसे ही मैंने इसके सबसे पहले तो मैं किस इमेज के टैग के ऊपर मैं चलाना चाह रहा हूँ उसकी मैंने ये ID गेट करनी है माई इमेज। माई इमेज दरअसल एक ID है। SRC जो है वो ऑलरेडी जो पिक्चर जो चल रही है वो कौन सी है, बल्ब ऑफ वाली। मतलब कि इमेज का मैंने टैग लगाया तो SRC के अंदर बल्ब ऑफ वाली जो पिक्चर है वो मैंने लगानी है, जैसा कि वो ऑलरेडी लगी हुई है, और उसकी विड्थ 100 है और उसकी हाइट जो है वो 180 है। अब इधर मैं क्या करता हूँ कि जैसे ही मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, फॉर एग्जांपल अब ये देखें कि ऑन, जैसे ही लाइट वाले बटन पे मैं लाइट ऑन वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो उसकी वैल्यू क्या वो साइन करेगा 1। अब 1 वाली वैल्यू किधर जाएगी, SW के अंदर, और SW की वैल्यू अगर जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये कौन सी कंडीशन चलेगी, बल्ब ऑन वाली। ठीक है, ये बिल्कुल एक सिंपल सी लॉजिक उसने लगाई हुई है कि जैसे मैं लाइट ऑफ वाले पे क्लिक करता हूँ तो उसकी वैल्यू कौन सी उस वेरिएबल के फंक्शन के पास रीडायरेक्ट होती है, 0 की वैल्यू, और SW इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब ये 2 इक्वल टू लगाएंगे तो फिर ही ये बराबरी वाला काम करेगा। 1 इक्वल टू लगाएंगे तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू इसके अंदर साइन हो जाए। अगर आपने इक्वल टू का ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आपको 2 ये साइन आपको लगाने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये बराबर वैल्यू मैच करती है तो बल्ब ऑफ वाली पिक्चर चल रही है। अगर ये वैल्यू मैच नहीं करती, फॉर एग्जांपल 1 की वैल्यू रीडायरेक्ट मैं कराता हूँ SW के अंदर, तो वो कौन सी पिक्चर चलेगी, बल्ब ऑन वाली। तो इस तरह हम जो है वो इस कोड को देखते हुए हम कोई भी पिक्चर जो है वो रन टाइम पे चेंज करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इधर अगर मैं इस बटन पे लिख दूं UOG और इस बटन के ऊपर लिख दूं कॉमसेट्स, तो जैसे मैं UOG के बटन के ऊपर क्लिक करूं तो वो UOG की इधर पिक्चर शो हो, जैसे मैं इधर बटन पे क्लिक करूं कॉमसेट तो वो कॉमसेट की पिक्चर शो हो। तो ये इंशाल्लाह ताला टास्क मैं आपको दूंगा, ये आपने इसी कोड को देखते हुए उसको आपने परफॉर्म करना है। तो उसके बाद जी है, उसके बाद अगले टैग के ऊपर हम चलते हैं। इसी तरह जावास्क्रिप्ट के मज़ीद कंसेप्ट जो है वो हम जब जावास्क्रिप्ट को सीखेंगे, जावास्क्रिप्ट की तरफ चलेंगे तो हम मज़ीद इसके कंसेप्ट जो है वो देखेंगे। तो ये हम फाइल पाथ का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ऊपर हमने जब इमेज को टैग को देखा था तो उसके अंदर हमने फाइल पाथ का कंसेप्ट भी पढ़ लिया था कि फाइल पाथ का मतलब ये है कि अगर हम इसका सोर्स जो है वो पिक्चर को डायरेक्ट देते हैं तो इसका मतलब ये है कि जिधर HTML की फ़ाइल पड़ी हुई है उसी पेज के अंदर, उसी लोकेशन के अंदर ये इमेज भी पड़ी हुई है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि नहीं यार इमेजेस बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं एक फ़ोल्डर के अंदर वो सारी इमेजेस रख देता हूँ, बजाय इसके कि वो सारा जो है वो मुझे मसला ना बने ढूंढने में, तो मैं उस फोल्डर के अंदर रख देता हूँ। तो उसका आपने एड्रेस देने के लिए इमेज का फोल्डर का नाम और स्लैश पिक्चर, जोन से भी पिक्चर आपने सेलेक्ट करनी है उसका नाम। तो ये क्या करेगा कि दिस पिक्चर फाइल इज़ लोकेटेड इन द इमेजेस फोल्डर इन द करंट फोल्डर। जिधर आपकी फ़ाइल HTML की पड़ी हुई है, इसका मतलब है कि उधर एक और फोल्डर है जिसका नाम इमेजेस है और उसके अंदर picture.jpg की फ़ाइल जो है वो सिलेक्ट कर ले। इसी तरह ही उसके अंदर जो है वो इमेजेस पिक्चर है, इसका मतलब ये है कि उस फोल्डर के बाहर अंदर भी एक फ़ोल्डर है जिसके अंदर एक पिक्चर पड़ी हुई है। अब जैसे ही आप इसको 2 डॉट लगाएंगे तो उस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर और फिर उसके अंदर फोल्डर। ठीक है, तो कुछ वेबसाइट्स के अंदर आप देखेंगे कि उसका ये वाला फाइल पाथ भी लगा होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि वो फाइल जो है वो जो जिधर वो फाइल HTML की पड़ी हुई है उसके उस फाइल के बाहर एक और फोल्डर है जिसके अंदर वो फाइल पड़ी हुई है। तो इस तरह भी आप जो है वो उसकी लोकेशन जो है वो सेट कर सकते हैं।
तो एब्सोल्यूट फाइल यूआरएल हमने पढ़ा था, रिलेटिव यूआरएल पढ़ा था। एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि आप ऑनलाइन लिंक लगा रहे हैं, एब्सोल्यूट का मतलब है ऑनलाइन पाथ, और जो रिलेटिव है उसका मतलब है ऑफलाइन पाथ। ऑफलाइन का मतलब है कि आपके पीसी के अंदर ही वो फाइल पड़ी हुई या फाइल मौजूद है, जिसको हम रिलेटिव फाइल यूआरएल भी कहते हैं, रिलेटिव फाइल पाथ भी कहते हैं। आप पाथ भी दे सकते हैं और वो लिंक भी दे सकते हैं। जैसे कि अब हमने एब्सोल्यूट में देखा कि इमेज का हमने ऑनलाइन लिंक लगाया, तो ऑनलाइन वो इमेज अगर पड़ी होगी उसका ऑनलाइन लिंक आप इधर लगाएं तो वो आपको इमेज को डाउनलोड करने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिंक के ज़रिए आप उस इमेज को असेस कर सकती हैं। तो उसके बाद हेड, लेआउट और रिस्पॉन्सिव को हम देखेंगे। इसका जो है वो बहुत ज़रूरी है। चलें, लेआउट और रिस्पॉन्सिव को हम अगले लेक्चर में देख लेंगे, मगर हेड के एलिमेंट को हम अभी देखते हैं। इसका ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है ये आपको पता लग जाएगा। ये नीचे हम इसको देखते हैं। अब ये मेटा का टैग, अब कोई भी वेबसाइट आप ओपन कर लें, किसी भी किस्म की वेबसाइट आप ओपन करें, फॉर एग्जांपल जो यूओजी की ही एग्जांपल हम लेते आ रहे हैं शुरू से ही, तो कल भी हमने देखा था कि उसके अंदर एक मेटा का टैग इस्तेमाल हुआ था। मतलब कि जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ, व्यू पेज सोर्स को ओपन करता हूँ, तो इसका जितना भी टैग जो है कोड है वो मैं देख रहा हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि ये मेटा का टैग उसने यूज़ किया। अब ये मेटा का टैग क्यों यूज़ करते हैं और ये मेटा का टैग इसने क्यों इधर इस्तेमाल किया है, उसको हम देखेंगे कि ये मेटा का टैग हम वेबसाइट के अंदर क्यों इस्तेमाल करते हैं। इसका हम आज जवाब देखेंगे। सबसे पहले तो करैक्टर सेट कौन सा यूज़ हुआ है। अब कौन से कई ऐसे एलिमेंट्स के अंदर टैग हैं या उनके अंदर जो ऐसा डेटा है वो हम ऐसा यूज़ कर लेते हैं जो करैक्टर इंग्लिश में होते ही नहीं है, तो वो डिस्प्ले अक्सर औकात नहीं हो रहा होता ब्राउज़र के ऊपर। तो वो उसको डिफाइन, अगर फॉर एग्जांपल मैथमेटिकल करैक्टर या रोमन करैक्टर आपने यूज़ करने हैं तो उसका आप करैक्टर का सेट जो भी है उसका कोड आप इधर लिख देंगे और वो सारा का सारा किधर आप लिखेंगे, मेटा के टैग के अंदर। उसके अलावा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का कंसेप्ट आपने देखा होगा। अगर किसी को नहीं पता तो मैं दोबारा बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल जब भी आप गूगल के ऊपर सर्च करते हैं तो गूगल एक आपको रिज़ल्ट डिस्प्ले करवाता है अपने उस सर्च के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल मैं इधर लिखता हूँ बेस्ट यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान, तो जोन सी यूनिवर्सिटीज़ को ज़्यादा सर्च किया गया गूगल के ऊपर, ऑटोमेटिकली उन यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग के हिसाब से वो उसको पहले उस रिज़ल्ट को शो करवाएगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर इधर सर्च करता हूँ बेस्ट HTML लर्निंग साइट, अब जिसने भी इस कीवर्ड को यूज़ किया है तो जो भी साइट सबसे ज़्यादा डिस्प्ले हुई है, जो सबसे ज़्यादा ओपन हुई है, ऑटोमेटिकली गूगल का ये सर्च इंजन का ऑप्टिमाइजेशन का एल्गोरिदम क्या करेगा, उसको फर्स्ट पे दिखाएगा। फॉर एग्जांपल अब HTML, अब एड्स के अलावा ये जो ऊपर लिखा हुआ ना ऐड, क्योंकि ये पेड होता है इसलिए ये ऑटोमेटिकली इसको फर्स्ट पे दिखाता है, मगर ये जो ओरिजिनल जो होगा ना लिंक, अब ये सबसे पहले कोड अकेडमी है, मतलब कि ये वेबसाइट है जिधर से आप HTML को जो है वो लर्न कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो W3 स्कूल है। इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा जो वेबसाइट यूज़ होने वाली है, जो सबसे ज़्यादा ओपन होती है लर्निंग के लिए, वो कोड अकेडमी है, और उसके बाद जो वेबसाइट है वो है W3 स्कूल, जिसको हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं HTML को लर्न करने के लिए। तो ये दरअसल एक SEO का कंसेप्ट है, जो हम मेटा के टैग के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं, अब ऑटोमेटिकली गूगल के सर्च इंजन ने वो वाली इंफॉर्मेशन गेट करनी होती है। फॉर एग्जांपल ये मेटा का टैग मैं इस्तेमाल करता हूँ, इसके अंदर मैं उसका नेम कीवर्ड्स देता हूँ कि जो भी कीवर्ड्स, अब ऑटोमेटिकली गूगल सर्च इंजन ने क्या करना है, ये वाले फॉर एग्जांपल मैं HTML लिखता हूँ ना अपने सर्च इंजन, गूगल सर्च इंजन में, तो अब मेरा इधर कंटेंट गूगल सर्च इंजन देखेगा कि किस वेबसाइट में मेटा के टैग के अंदर कंटेंट के एट्रीब्यूट के अंदर HTML लिखा हुआ है। तो जिन जिन वेबसाइट के अंदर HTML लिखा होगा वो सारी की सारी वेबसाइट गूगल सर्च इंजन के ऊपर जो है वो शो हो रही होंगी। अब ये वेबसाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो वेबसाइट कितनी ज़्यादा पॉपुलर है। जितनी ज़्यादा वो पॉपुलर होगी, जितनी ज़्यादा वो डेली ओपन हो रही होगी, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी रैंकिंग उस एल्गोरिदम के हिसाब से ऊपर होती जाएगी। एक दिन आएगा कि वो सब पहले नंबर पे भी आ सकती है। अगर वो वेबसाइट डेली बेसिस पे ओपन हो रही है तो ऑटोमेटिकली उसकी रैंकिंग जो है वो फर्स्ट पे आ सकती है। तो इस इम्पॉर्टेंट काम के लिए हम मेटा का टैग यूज़ करते हैं।
इसलिए मैंने इसको जो है वो एक इसी लेक्चर में कवर करने का, बाकी आपको नहीं पढ़ाया, सिर्फ ये मेटा का टैग मैंने पढ़ाया। अब उसके बाद डिस्क्रिप्शन है। फॉर एग्जांपल मैं इस वेबसाइट को ओपन करता हूँ, ठीक है। अब ये नीचे आप डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं ना, ये सर्च का ये आ रहा है ऑप्शन, और नीचे HTML ट्यूटोरियल और W3 स्कूल और नीचे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। ये दरअसल इस मेटा के टैग के अंदर है। फॉर एग्जांपल ये डिस्क्रिप्शन के आगे फ्री वेब ट्यूटोरियल्स मैंने लिखा हुआ है, तो ये दरअसल ये कंटेंट का है जो ये इधर आपको डिस्प्ले हो रहा है। ये फॉर एग्जांपल इसका मतलब ये है कि ये W3 स्कूल के अंदर जो, फॉर एग्जांपल इसका हम देख भी लेते हैं, इसको खोल के व्यू पेज सोर्स को मैं ओपन करता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं कि वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड ईजी, ये सारी चीज़ें जो है वो उधर लिखी हुई हैं। ये सारा मेटा का टैग उसने यूज़ किया है। ये आप देख सकते हैं कि उसकी डिस्क्रिप्शन यही थी ना, W3 स्कूल ऑफर्स फ्री ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स, और ये इसके कीवर्ड्स थे HTML, पाइथन, CSS। कोई भी बंदा HTML को लिखेगा तो वो W3 स्कूल की जो वेबसाइट है वो ओपन होनी चाहिए। ये jQuery है, बूटस्ट्रैप, कुछ भी कोई भी वेबसाइट का नाम लिखे जो भी W3 स्कूल के अंदर मौजूद हैं वेबसाइट्स, तो ऑटोमेटिकली गूगल का सर्च इंजन जो है वो इधर से उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो गेट करता है। तो अब हम आगे अगले टैग की तरफ चलते हैं, ऑथर ऑफ अ पेज। अगर आपने ये भी देखना है कि उस पेज का ऑथर कौन है, किसकी वेबसाइट है वो, तो वो भी आप मेटा के टैग के अंदर उसको आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। उसके बाद आप रिफ्रेश डॉक्यूमेंट एवरी 30 सेकेंड्स। आपने देखा होगा कि कई वेबसाइट ऐसी हैं जो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो रही होती हैं, तो दरअसल वो मेटा टैग के अंदर सिर्फ एक ये एट्रीब्यूट के आगे कंटेंट उसकी वैल्यू 30 रखेंगे, तो हर 30 सेकंड बाद वो रिफ्रेश हो जाएगा वो पेज ऑटोमेटिकली। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, ये तमाम चीज़ों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये रिस्पॉन्सिव। फॉर एग्जांपल कोई भी वेबसाइट आपको रिस्पॉन्सिव नज़र आ रही है, मोबाइल व्यू के अंदर भी बिल्कुल ओके नज़र आ रही है, उसका जो कंटेंट है वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि वो सारी की सारी जो वेबसाइट है वो क्या है, रिस्पॉन्सिव है। तो रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए भी हम मेटा का ही टैग इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब ये है कि कंटेंट की विड्थ की वैल्यू क्या हो, जो डिवाइस की विड्थ है। इसका सिंपल मतलब ये है कि जो भी डिवाइस की, फॉर एग्जांपल मैं इसकी विड्थ जो है वो कम करता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं इसका कंटेंट जो है वो ऑटोमेटिकली अपनी जगह चेंज करके, वो डिस्टर्ब नहीं हुआ, वो अपनी जगह उसने चेंज कर दिया, मगर व्यू उसका बिल्कुल ठीक रहा है। तो इस तरह मैं रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, अब जैसे ही मैं अगले लेक्चर में हम इनको मज़ीद बगौर पढ़ेंगे, हमारा जो है वो इंशाल्लाह ताला लास्ट लेक्चर होगा, वो सारे लेक्चर में कवर करके हमारा HTML का जो वो सारा सिस्टम है वो कवर हो जाएगा। अब ये चीज़ें आपने सारी की सारी इम्प्लीमेंट करनी है। अब रिस्पॉन्सिव वाला काम जो है वो हम अगले लेक्चर में देख लेंगे। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें ये था जो मैंने आपको जावास्क्रिप्ट पढ़ाई, फिर फाइल का पाथ आपको बताया, फिर उसके बाद क्लासेस IDs का डिफरेंस बताया, फिर मैंने आपको iframe का टैग बताया जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है अगर आपने अपनी वेबसाइट में किसी दूसरी वेबसाइट का डेटा या API इस्तेमाल करनी है, तो हमेशा iframe के टैग के अंदर ही आप इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा उसका API को चलाने का HTML के अंदर और कोई भी तरीका नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला हम जो वो नेक्स्ट लेक्चर में कल मिलते हैं। तो इसका टास्क जो है वो मैं अपलोड कर देता हूँ, तो आप इसकी जो है वो खूब प्रैक्टिस करें।